नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर डी.पी. गोस्वामी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज आपको राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। मैंने अपने पूर्व के व्याख्यान में शिलालेखों या पुरालेखों के बारे में जानकारी दी थी। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं राजस्थान में पाए जाने वाले सिक्कों के अतिरिक्त अन्य जो स्रोत हैं उनके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। सिक्के राजस्थान में प्रचुर मात्रा में मिलते थे। विशेषतः सोने, चांदी और तांबे तथा शीशे के सिक्के हमारे यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। राजस्थान की विभिन्न रियासतों के नरेश अपने अपने सिक्के चलाते थे। उनकी रियासतों में टकसालों की व्यवस्था थी। इन सिक्कों पर राजाओं का नाम, उनकी वंशावली अथवा उनके वंश का परिचय मिलता था। सिक्कों पर प्रयुक्त विभिन्न भाषाओं से राजस्थान की तत्कालीन भाषाओं की जानकारी मिलती है। सिक्कों पर अंकित विभिन्न देवी देवताओं के चित्रों से राजाओं के इष्ट देवों तथा तत्कालीन धार्मिक अवस्था का बोध होता है। मुद्राओं की प्राप्ति से राज्यों की सीमाओं का भी ज्ञान होता है, परंतु यह सदैव हर जगह सही नहीं उतरता, क्योंकि सिक्के आदमियों द्वारा बनाए जाते थे तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते थे। व्यापार के तो सिक्के मूल आधार थे। अंत सिक्कों को तत्कालीन व्यापार के बारे में भी जानकारी मिलती है। इन सब के अलावा सिक्के तत्कालीन अर्थव्यवस्था के अच्छे मापदंड थे। सोने चांदी के सिक्कों का प्रचलन इन बातों में स्पष्ट प्रतीक था कि उस समय अमुक रियासत की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। सिक्के जो मिले हैं, इन मुद्राओं के वैज्ञानिक अवलोकन से राजस्थान के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान होता है। राजस्थान के विभिन्न भागों में मालव, शिव, योध्या, शक आदि जनपदों के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि वे लेन देन व तोल के अच्छे साधन बन गए थे। कई शिलालेखों और साहित्य लेखों में द्रम और एला क्रमशः स्वर्ण और चांदी की मुद्रा के रूप में उल्लेखित मिलता है। इन सिक्कों के साथ रूपक, नामक, नणक, नाणा आदि शब्दों की मुद्राओं के वाचक भी हैं। आहड़ के उत्खनन से द्वितीय युग के 6 तांबे के सिक्के मिले हैं। इस समय ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी के माने जाते हैं। कई सिक्के मिट्टी में दबे रहने के कारण सिक्कों का अंकन तो स्पष्ट रूप से नहीं पढ़ा गया, परंतु उन पर अंकित चित्रशूल अवश्य द्रष्टव्य है। रेड के उत्खनन से कोई 3075 चांदी के पंचमार्क सिक्के मिले, जो देश के उत्खनन के एक स्थान से प्राप्त सबसे बड़ी राशि मानी जाती है। इसी प्रकार से बयाना में गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं। भरतपुर में सर्वाधिक गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं। कुषाण, इंडो यूनानी, मालव, शिवी, योध्या मुद्राओं से भी राजस्थान के पुरातन इतिहास का पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। बापा का सिक्का 7वीं शताब्दी के प्रमुख सिक्के माने गए हैं, जिसका वर्णन डॉक्टर ओझा ने भी किया है। 11वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के प्रारंभ के समय जो जारी सिक्के थे, उनमें चौहानों के सिक्कों को द्रम, रूपक, दिनार आदि नामों से उल्लिखित किया गया है। चौहान शासकों में अजयराज, सोमेश्वर, पृथ्वीराज तृतीय के सिक्के विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पृथ्वीराज का एक सिक्का मिला जो 1192 का है। इस सिक्के पर एक तरफ मोहम्मद बिन शाम और दूसरी तरफ पृथ्वीराज का नाम अंकित है। इस मुद्रा के आधार पर कई इतिहासकार कहते हैं कि तराइन के दूसरे युद्ध 1192 के उपरांत पृथ्वीराज को गजनी नहीं ले जाया गया था। अजयदेव के सिक्के के पूर्व पृष्ठ पर लक्ष्मी का चिन्ह और पृष्ठतल पर अजयदेव का नाम खुदा है। सोमेश्वर के सिक्कों पर एक तरफ बैल और दूसरी तरफ उसका नाम अंकित है। महाराणा कुंभा के चांदी व तांबे के सिक्के जो प्राप्त हैं, उन पर कुंभकर्ण, कुंभ मेरु आदि विरुद्ध अंकित है। अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ के मुगल शासकों के सिक्के चलने लगे थे, जिसे सिक्का इल्ची कहा जाता था। उसके उपरांत चित्तौड़, भीलवाड़ा और उदयपुर के टकसालों में स्थानीय सिक्के प्रचलित किए गए। वे स्थानीय सिक्के चित्तौड़ी, भीलवाड़ी और उदयपुरी रुपये के नाम से कहलाए। जोधपुर के प्रथम नरेशों ने जो सिक्के चलाए थे, दिल्ली सुल्तानों भी वहाँ सिक्के चलाए गए। मुगल
सम्राटों के भी सिक्के चलाए गए। मुगल साम्राज्य के पतन के दिनों में जोधपुर के राठौड़ नरेशों ने अपने नाम के सिक्के चलाए थे। उन सिक्कों को विजयशाही सिक्का कहा जाता है। बीकानेर नरेशों ने भी मुगल दरबार के मनसबी स्वीकार की थी। बीकानेर में भी मुगल मुद्राएं प्रचलित थी। गज सिंह ने आलमगीर के सिक्के चलाए। इसके उपरांत बीकानेर नरेश ने अपने नाम के सिक्के डलवाना आरंभ कर दिए थे। जोधपुर के कछावा नरेशों ने मुगल सम्राटों के स्वतंत्र टकसालों की अनुमति पहले से ही प्राप्त कर ली थी। जयपुर नरेशों ने विशुद्ध चांदी के झाड़शाही रुपये चलाया, जो तोल में 1 तोला होता था। उस पर किसी राजा का चिन्ह नहीं होता था और उर्दू लिपि में उस पर अंकित रहता था। इस रुपये का प्रचलन द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व तक रहा। जब ब्रिटिश सरकार ने अपने शासकों के नाम पर चांदी के सिक्का कलदार रुपया चलाना प्रारंभ किया, तो राजस्थान के स्थानीय शासकों ने स्थानीय सिक्के बंद करने उनकी मजबूरी बन गई थी। राजस्थान से प्राप्त मुद्राओं से स्पष्ट है कि यहाँ के नरेशों के नाम के सिक्के ढलवाते थे, परंतु 12वीं शताब्दी के उपरांत वहाँ दिल्ली के सुल्तानों के सिक्के चले और अकबर के शासन में मुगल सम्राटों के सिक्के यहाँ चले। मुद्राएं प्रमाणित करती है कि राजपूत नरेशों ने मुगल शासकों की प्रभुसत्ता स्वीकार कर ली थी। इंग्लैंड के शासकों के नाम से मुद्राएं जो राजस्थान में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ समय बाद तक चलती रहीं। मुद्राएं इस तथ्य को पूर्णतः स्पष्ट करती कि ब्रिटिश सरकार ने राजस्थान की राजनीति व आर्थिक अर्थव्यवस्था पर पूर्णतः प्रभाव जमा रखा था, यानी कि उन्होंने पूरे रूप से हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया हुआ था। इसके अलावा राजस्थान में अनेक स्थानों पर उत्खनन के कार्य में जहाँ भग्नावशेषों से राजस्थान के ऐतिहासिक रहस्यों का पता पड़ता है। ये जो ऐतिहासिक अवशेष जो प्राप्त हुए हैं वे कालीबंगा, आहड़, नागौर, नाडोल, बेराट इत्यादि स्थानों पर उत्खनन के कार्य हुए हैं। विशेष रूप से कालीबंगा जो है वो राजस्थान की प्राचीनतम सभ्यताओं का सूचक है कि यहाँ पर प्राचीन सभ्यता थी, जो कि हड़प्पा कालीन से भी पूर्व की मानी जाती है। इस सभ्यता के अवशेष सरस्वती नदी की घाटी में प्राप्त हुए हैं। जो सरस्वती नदी आज सूख गई है, इस नदी से में पहले पानी बहता था और आर्य भी सर्वप्रथम इसी के किनारे आबाद हुए थे। उन्होंने यहाँ ऋग्वेद की रचना की थी। यहीं भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के समान ईंटों से निर्मित पक्के मकान मिले हैं। भवन ऊंचे चबूतरों पर निर्मित होते थे। गंदे पानी के निकास के लिए नालियाँ प्राप्त हुई हैं, जो इस बात का संकेत करती है कि वहाँ के लोग नगर नियोजन व्यवस्था में पूर्ण विश्वास करते थे। खिलौने, पक्षियों के स्वरूप, मिट्टी की मोहरें, चिड़िया, तोल, चाकू, तांबे के औजार इत्यादि उल्लेखनीय सामग्री यहाँ पर प्राप्त हुई है। आहड़ आज खंडरों के ढेर में दबा हुआ है। ये नगर के विनाश के कारणों का पता नहीं चला है, परंतु आहड़ नदी के बाढ़ के कारण ये नगर नष्ट हो गया था। यहाँ 4-5 हज़ार वर्ष पुराना माना जाता है। इसका दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इसे आघाटपुर भी लिखा है। यहाँ पर मिट्टी के विशाल बर्तन, आटा पीसने के विशाल पत्थर मिले हैं और जो लोगों की खेती करने की रुचि को जानकारी देते हैं। पका हुआ भोजन के भी अवशेष मिले हैं। मकानों में विशाल भट्टियाँ मिली हैं। कटोरियाँ, तश्तरियाँ, प्याले, मटके, कलश इत्यादि भारी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। इसी तरह से राजस्थान के अन्य भागों में जैसे भीलवाड़ा के बनास नदी की सहायक नदी कोठारी तट पर भागोर की ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त हुई है। यह इस बात का संकेत है कि यहाँ की सभ्यता 3 चरणों में विकसित हुई। यहाँ 5 कंकाल भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें शव निर्वर्तन पद्धति का प्रकाश पड़ता है। मोतियों के आभूषण सर्वप्रथम यही मिले हैं। 1952-54 में स्वीडिश दल की सहायता से सूरजगढ़ के 2 रंगमहल की खुदाई हुई। यहाँ मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं, जो इस काल की मूर्ति कला पर प्रकाश डालती है। आज कल इसी प्रकार की ईंटों का प्रयोग हमारे यहाँ पर
किया जाता है जो वहाँ पर प्राप्त हुई। इसके अलावा 36 प्रकार की मुद्राएं मिली हैं जिस पे यूनानी नरेशों के चित्र भी उत्कीर्ण हैं। तो इस तरह से बैराठ में मठ, स्तूप, मंदिरों के अवशेष भी मिले हैं जो वहाँ की प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण नगर होने का एक प्रमाण है। आज बस इतना ही, बाकी कल अपन इसी को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।